हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन कर चुके हैं। तो करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लगभग हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब एक बार थोड़ा सा क्लासिकल मैग्नेटिज्म में चलते हैं, जहाँ पर मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम मैग्नेट्स को अलग से जानते थे, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी वगैरह को, और करंट को अलग से जानते थे। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं थी शुरुआत में, और ऐसा सोचा भी नहीं गया था कि इनके बीच में कोई रिलेशन होगी। तो ये कहाँ से इस्टेब्लिश हुई थी? और स्टील एक्सपेरिमेंट से, जहाँ से हमने शुरुआत किया था इस चैप्टर को पढ़ना। तो और स्टील एक्सपेरिमेंट से करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन आई थी। उससे पहले तक मैग्नेटिक फिनोमेना जो था उसको बिल्कुल अलग पढ़ा जाता था, है ना। तो वो जो पहले वाला जो मैग्नेटिज्म जो भी रहता था आपके पास, उसको क्लासिकल मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं। एक बार जस्ट उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो अभी जो आज का जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें तो सिलेबस से हटा दी गई हैं, ठीक है। पर फिर भी ज़्यादातर चीज़ें जो है आपके पास बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट का रिवीजन है आपके पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे चार्ज बिहेव कर रहा था, दो चार्जेस डाइपोल जैसे बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है, ठीक है। तो एक तरीके से वहाँ का रिवीजन यहाँ पर हो जाता था। तो ज़्यादातर टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो हटे हुए को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं यूज़ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा उनको डिस्कस करके फिर आगे हम चलेंगे। और आपको ये दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फिनोमिना और मैग्नेटिक फिनोमिना लगभग सिमिलर जैसे ही रहते हैं आपके पास, है ना। और इस सिमिलैरिटी को जब आप समझेंगे, तभी जाके आप जब नेक्स्ट यूनिट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आगे जाके करेंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ये सिमिलैरिटीज़ ही हमको काम आएंगी। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ की रिवाइज होने वाली है आपकी इलेक्ट्रोस्टैट की। यहाँ पर इस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिकल मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शुरुआत में जो मैग्नेट जो मिला था आपके पास, ये ग्रीस में मैग्नीशिया नाम की जगह पे मिला था। और यहाँ पर एक उन्होंने क्या देखा, एक आयरन का जो ओर है, आयरन का ओर, जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। वैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन ऑक्साइड कई और होते हैं ना आपके पास। तो जो उसमें मैग्नेटाइट होता है आपके पास, मैग्नेटाइट के पास इन लोगों ने देखा कि कुछ प्रॉपर्टी है आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा को अट्रैक्ट करने की, है ना। तो इस फिनोमेना को बोला इन्होंने मैग्नेटिज्म, और उसका नाम दे दिया इन्होंने मैग्नेट। तो मैग्नेटाइट से बनता है Fe2O3, जो आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके पास मैग्नेट रहती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा कि एक मैग्नेट को जब भी ये पुराना 10th क्लास का सारा सा रिवीजन है एक तरीके से अभी तक। इन्होंने क्या देखा, एक मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, ये हरदम अर्थ का नॉर्थ और साउथ, मतलब अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती है। आपने इसको एक धागे से सस्पेंड कर दिया, थोड़ा सा हिलाया डुलाया, तो ये वापस घूम फिर के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है, कभी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रुकती है आपके पास। तो इसलिए इसको लोड स्टोन भी बोलने लगे, क्योंकि लोड स्टोन मतलब डायरेक्शन दिखाने वाला। तो इसको डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करने लगे कंपास वगैरह में। कंपास नीडल पर पहले ही बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो इस मैग्नेट के बारे में कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जानने लगते हैं, मतलब देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में हमारे पास। तो सबसे पहले आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपके पास। इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, जहाँ पर इसका मैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो वो भी ऐड कर लें। इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर, जहाँ तक इसका इफेक्ट कोई दूसरा मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर फील कर सके, उस स्पेस को आप बोलेंगे कि ये उसके अराउंड के उस स्पेस को बोलेंगे कि ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके फिर नेक्स्ट आता है आपके पास मैग्नेटिक, ये बताने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं हुई, और ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जल्दी जल्दी सा डिस्कस कर ले, इसको मेन टॉपिक्स पे आएंगे फिर हम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आते एक बार। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी आपके पास, वो क्या होता था, इमेजिनरी लाइंस होती थी। एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट करती नहीं थी, इमेजिनरी लाइंस होती थी आपके पास। तो कैसे बनती थी वे आपके पास, आप किसी भी चार्ज की या किसी भी सिस्टम की आपको बनानी है, तो आप उसके पास एक टेस्ट चार्ज ले जाकर रख देते थे, टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ देते थे उसके पास। टेस्ट चार्ज इसके आसपास जिस तरीके से, जिस पाथ को फॉलो करता था, आप वहाँ पर लाइन बना देते थे, ठीक है, उसी पाथ को ड्रॉ कर देते थे। तो आप बोलते थे कि वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन थी।
ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, दो चार्जेस के बीच में हमने कर्व वाली भी पढ़ी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते थे, एक टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ देते थे एक चार्ज के पास, और जैसे जैसे वो मूव करता था उस चार्ज के आसपास वहाँ लाइन ड्रॉ कर देते थे। इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर होती थी। ये आपने डिटेल में किया हुआ है फर्स्ट यूनिट के अंदर, है ना। ऐसा ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, एक मैग्नेट लेते हैं, ये मतलब जिसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है उसके पास एक कंपास नीडल को ले जाकर फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है, कंपास नीडल के पास अपना नॉर्थ पोल होता है, तो नॉर्थ को देख के नॉर्थ दूसरी साइड रिपेल हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम रिपल्सन होगी नॉर्थ के बीच में। तो ये अपना कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो एकदम अपने आप को दूर एडजस्ट कर लेगा। थोड़ा सा अगर कंपास नीडल यहाँ रखी होती तो यहाँ पर तो डिस्टेंस कम है, रिपल्सन ज़्यादा थी, यहाँ पे रिपल्सन थोड़ी कम होगी। ठीक है, साउथ की अट्रैक्शन थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। यहाँ पर जब होगा तो रिपल्सन थोड़ी सी और कम होगी, साउथ की अट्रैक्शन बढ़ेगी, बीच में आके बीच में नॉर्थ और साउथ का इफेक्ट एक जैसा हो जाएगा। तो आपके पास साउथ की साइड और दोनों बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी कंपास नीडल। यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ से बहुत दूर चला गया, नॉर्थ का इफेक्ट कम है, साउथ का ज़्यादा है, तो थोड़ी सी मुड़ने लगेगी, यहाँ आएगी थोड़ी सी और मुड़ेगी, यहाँ आते आते आपके पास बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ एक मैग्नेट के आसपास एक कंपास नीडल का नॉर्थ पोल मूव करता है वहाँ हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ फील्ड लाइन ऐसे गई, फिर यहाँ ओरिजेंटल हो गई, फिर आपके पास एंट्री मार गई, है ना। तो ऐसा लग रहा है नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, साउथ में एंट्री कर रही है, और अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। तो ये आप लोगों ने सीखा हुआ है सारा चीज़। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि आप एक मैग्नेट रख लो, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दो, इसको थपथपा दो, तो आयरन फिलिंग्स जिस तरीके से अरेंज होती है उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं, उन्हीं लाइंस को, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में जाने से पहले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये स्ट्रेट वर्ड नहीं लग रहा है आपके पास, है ना। यहाँ पर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती थी, स्ट्रेट भी हो सकती थी, कर्व भी हो सकती थी, पर यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व है आपके पास। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास कर्व है और एक क्लोज लूप बना रही है, ध्यान देना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चली, साउथ में एंट्री मारी और फिर साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हरदम क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व बनाती है आपके पास। ठीक है, नॉर्थ से निकली, साउथ में गई। तो अब देखो, एक बार मैं एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इसका था इसको एक बार देखते हैं और आपको सिमिलैरिटीज़ लेके चलते हैं कैसे कैसे रही है। इसी को थोड़ा सा और बनाए तो आपके पास नॉर्थ से निकली, साउथ में गई, नॉर्थ से निकली, साउथ में गई, अंदर आपके पास साउथ से नॉर्थ। ठीक है, और दिखाना चाहे तो इस तरीके से, मतलब टच नहीं करना आपको फील्ड लाइंस को, फील्ड लाइंस टच नहीं होती। ठीक है, अगर आपको एक डाइपोल का फील्ड याद हो, डाइपोल का फील्ड, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, फिर पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में अंदर जाती है। ठीक है, तो आपके पास ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक डाइपोल की वजह से, और ये भी एक तरीके का डाइपोल है, नॉर्थ और साउथ पोल है, दो पोल है तो डाइपोल बोल देते हैं ना। तो ये फील्ड और वो फील्ड क्या एक जैसा सा नहीं लग रहा है? दूर से देखो, आपके पास नॉर्थ से ऐसे दो लाइनें जैसे मतलब बाहर निकलती दिखाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव में अंदर जा रही है, नेगेटिव में अंदर जा रही है, और फिर यहाँ पर आपके पास किसी एक ही साइड जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बस जस्ट ये अंदर वाला अपोजिट है, और अंदर का हिस्सा तो हमको दिखता नहीं है ना। एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट के अंदर का तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो अंदर वाले को एक बार नेगलेक्ट करते हैं। इसको जब आप दूर से ऑब्जर्व करोगे, बहुत दूर से, तो आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर आप दूर से ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक जैसे लगते हैं। ठीक है, बेशक से ये आपके पास क्लोज लूप बना रही है, पर दूर से देखने पर ये एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर से आपके पास दिखते हैं। आगे सोलेनोइड भी पढ़ेंगे, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरीके का रहेगा, करंट कैरिंग करंट की वजह से, जो आप 10th क्लास में भी करके आए हैं। चलो खैर, उस पर बाद में आएंगे। इसको और इसको ऑब्जर्व करो, और ये देखो एक पॉजिटिव चार्ज वैसा बिहेव कर रहा है जैसे नॉर्थ पोल करता है। तो याद रखेंगे, मैग्नेट बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना सिमिलैरिटीज लेके चल रहे हैं, तो वैसे चल रहे। तो एक मैग्नेट का नॉर्थ जो पोल होता है ये वैसा बिहेव करेगा जैसे उधर
पॉजिटिव चार्ज करता था। ठीक है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल वैसा बिहेव करेगा जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज करता है, और इधर का साउथ पोल वैसा बिहेव करेगा जैसा उधर कौन करता था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे उधर कौन करता था, नेगेटिव चार्ज। तो अब मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वहाँ और यहाँ की रिलेट करता चलूँगा ऐसे ही, और मैग्नेट और इलेक्ट्रिक के बीच में एक सिमिलैरिटी सी बनाता चला जाऊँगा आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास ये दो चीज़ें होगी, हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते थे, एक टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ देते थे, वो जैसे जैसे मूव कर रहा होता था उसके अलोंग आप लाइन ड्रॉ कर देते थे, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे। यहाँ पर एक कंपास नीडल का नॉर्थ पोल, ठीक है, आप रख के देखते हैं, वो जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो वहाँ पर जो टेस्ट चार्ज होता था, टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज कैसा होता था, आप एक पॉजिटिव चार्ज लेते थे, है ना, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कम से कम चार्ज रखता है और वो पॉजिटिव नेचर का। ऐसा ही यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज, वहाँ पर टेस्ट चार्ज लिया, सॉरी ये उस साइड लिखना था मैंने, इलेक्ट्रिक वाली साइड, यहाँ पर क्या लेते थे, टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता था। ठीक है, और लगभग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते थे हम, है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपास नीडल के पास होता क्या, हम नॉर्थ डायरेक्शन देखते हैं कि सुई किधर मूव कर रही है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है हरदम, है ना। तो यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज का जो उधर काम होता था, यहाँ पर हम एक नॉर्थ पोल लेते हैं। ठीक है, कंपास नीडल से मतलब है एक नॉर्थ पोल रहेंगे, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी आपके पास यूनिट स्ट्रेंथ की, एक यूनिट स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल लेंगे। स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ है ये आपके पास, है ना, आगे आएंगे पोल स्ट्रेंथ पे भी आएंगे। जो टेस्ट चार्ज का काम इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, वो काम यहाँ पर एक नॉर्थ पोल किया करेगा जिसकी स्ट्रेंथ है 1 के बराबर। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही वैसा करता चला जाऊंगा मैं, ये चीज़ें बस आप समझते चले, एकदम सिमिलैरिटीज आ जाएंगी सारी की सारी आपके पास। ओके, ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आपके पास 10th क्लास में आप सभी करके आए हैं कि आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो किसकी डायरेक्शन देता है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही होता था आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वे उस जगह पर आपके पास फील्ड की डायरेक्शन दे देता था, ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती थी वो, है ना। वो एक्चुअली में होती थी तो डायरेक्शन फोर्स की थी, याद है आपको, क्योंकि यूनिट टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है तो क्यू कॉमन लिख लेते थे, तो जो फोर्स होता था वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती थी आपके पास। तो जहाँ पर भी टेंजेंट बनाते हो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती थी। ऐसे ही यहाँ पर भी जिधर भी आप टेंजेंट बनाओगे वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, कहीं पर भी टेंजेंट बनाओ, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ये वाला है, एक्चुअली में जिधर जिधर नॉर्थ पोल मूव कर रहा था ये सब आपका टेंजेंट ही है उस लाइन पर, ये सब आपके पास उस लाइन पर टेंजेंट ही है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपके पास ये सब क्या है, टेंजेंट आपके पास, जिधर जिधर नॉर्थ पोल मूव कर रहा है एक्चुअली में टेंजेंट वो डायरेक्शन दिखा रहा है, और नॉर्थ पोल जिस तरफ उसको फोर्स फील होगा उसी तरफ मूव करेगा, या जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी तरफ मूव करता है। ऐसे ही यहाँ पर टेस्ट चार्ज जिधर जिधर फोर्स फील करता था, टेस्ट चार्ज उधर भागना चाह रहा था तो हम ऐसा इधर ले आते थे, फिर यहाँ जाने के बाद इधर भागना चाह रहा था, यहाँ जाने के बाद इधर, तो ये सब टेंजेंट के अलोंग बनता चला जाता था आपके पास, है ना। तो बिल्कुल सिमिलैरिटीज है इनके बीच में भी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देती है। फिर आप बोलते हैं जैसे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच नहीं करती थी, क्योंकि जहाँ पर टच हो गए वहाँ पर दो टेंजेंट बना सकते हैं, वैसे ही दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी टच नहीं हो सकती। अगर ये टच हो जाती है तो यहाँ पर दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। दो टेंजेंट का मतलब है कंपास नीडल अगर यहाँ रखी होती तो एक ही टाइम पे दो दो डायरेक्शन दिखा रही होती है। ठीक है, एक ही टाइम पे कंपास नीडल दो डायरेक्शन दिखाई नहीं सकती, उसके अंदर तो सुई एक होती है और वो हरदम उस तरफ मुड़ती है जिस तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो या तो इस साइड मुड़ती है या उस साइड मिलती, दोनों तरफ नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब एक ही निकलता है कि दो फील्ड लाइंस आपके पास टच ही नहीं हो सकती है। इन द सेम वे यहाँ पर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए टच नहीं होती थी क्योंकि आप वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दे तो टेस्ट चार्ज एक ही टाइम पे दो जगह पर कैसे जा सकता है ना। तो टेस्ट चार्ज किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक टेस्ट चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसका मतलब है कि फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहा होगा तो दो फील्ड लाइंस टच नहीं करती है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ही
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओनली डिफरेंस अभी तक ये आ रहा है कि ये एक क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से साउथ गई अंदर, साउथ से नॉर्थ, ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ये पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। और दूर से देखने पे वो चेंज भी नहीं दिखता है, दूर से तो अंदर का हिस्सा दिखता ही नहीं है ना आपको, तो दूर से ऑब्जर्व किया जाए तो ये एक ही जैसे लगते हैं आपके पास, बाकी सब बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, और चीज़ें देखते हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी आपके पास। ओके, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, ये तो हो गया, इसमें नॉर्थ से फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है। अच्छा, यहाँ पर हम बोलते थे कि किसी भी सरफेस से नॉर्मल की डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकलती हैं या नॉर्मल की डायरेक्शन में ही एंट्री मारती हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड जाती है और इनवर्ड जाती है, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से नॉर्मली ही आउटवर्ड निकलती है और नॉर्मली ही इनवर्ड जाती है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपके पास सिमिलर है। ठीक है, तो ये था आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ सिमिलैरिटीज, ये हमने यहाँ से निकाल ली। एक दो चीज़ें और देखते हैं। ठीक है, ओके। ये जो बातें कर रहे हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। चलो और देखते हैं। आपके पास वहाँ पर क्या होता था, वो तो ठीक है, दो पोल लाइक पोल्स, जैसे उधर लाइक चार्जेस क्या करते थे, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करते थे, अट्रैक्ट। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप सभी को पता है कि भाई लाइक पोल्स जो होंगे रिपेल करते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ये क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक वाले आपके पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, इसको भी जल्दी से ख़त्म किया हमने। तो ये भी आपके पास सिमिलैरिटीज़ है। एक और सिमिलैरिटीज़ पे चलते हैं कि आपके पास वहाँ पर आपने इंडक्शन मेथड पढ़ा था, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने मेथड पढ़ा था। तो इंडक्शन मेथड में आपके पास क्या होता था कि कोई अनचार्ज्ड बॉडी को भी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है ना, एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। कैसे कि आपके पास जैसे एक अनचार्ज सॉलिड सिलेंडर था, तो आप इसके पास एक चार्ज बॉडी अगर लेके आते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर इसके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड चला जाता है। ठीक है, अगर आप इसकी एक साइड को अर्थ कर देते हैं तो ज़मीन से जाके इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए और पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, तो ओवरऑल ये बॉडी नेगेटिव चार्ज आ जाती, तो उतना ही चार्ज इस पर नेगेटिव आ जाता था जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता था। इसको बोलते थे इंडक्शन मेथड, है ना। क्या था ये, आपके पास एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। इन द सेम वे जो ये मैग्नेट्स हैं, यहाँ पर भी ये इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है कि आप एक मैग्नेट्स के आसपास एक जैसे कॉपर या कोबाल्ट जैसे इधर सब चीज़ों को चार्ज नहीं किया जा सकता था, ऐसा ही इधर है। हर एक चीज़ को आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। एक मैग्नेट के आसपास आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब रखते हो, या उनको इससे घिस देते हो या इनके आसपास रखते हो, तो उनके पास भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, एक मैग्नेट्स को या लोहे की कील को उसके साथ रखा जाता है, तो उस कील के पास भी थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो कील जो कि स्टार्टिंग में कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रही थी, उसको रखते हैं तो वो किसी दूसरी कील को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, उसको इसके पास रखने से इसके ऊपर इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया, ये दूसरी कीलों को अट्रैक्ट करने लग गया, दूसरे आयरन के पीसीज को अट्रैक्ट करने लग गया। ऐसा ही कुछ ऐसा इधर होता था, जैसे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया जाता था, ऐसे ही एक तरीके से जो मैग्नेटिक वे में जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं था उसके पास आ गया, पास रखने से, ऐसे ही इधर पास रखने से इधर आया था, है ना। तो ये इंडक्शन वाला प्रॉपर्टी भी है इसके पास, जैसा उधर होता था। फिर वहाँ पर एक और सिमिलैरिटीज हम बोलते थे, वहाँ पर हम बोलते थे कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट। क्या बोलते थे कि आपके पास किसी का चार्ज का आपको नेचर जानना है, तो आप रिपल्सन की बदौलत ये जानेंगे कि चार्ज का नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 बॉडीज दे रखी है, ए, बी और सी। ठीक है, और आपको बोला कि ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ए पर बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ए का चार्ज पता है हमको पॉजिटिव है, बी और सी का नहीं पता। आपको ये दे दिया कि ए और बी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको बताना है कि जो बी है, अच्छा सी पर बता दिया, सी पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सी पर क्या बता दिया, नेगेटिव चार्ज है।
ए और बी सी का चार्ज बता रखा है कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, बी का आपको अभी कुछ नहीं पता है। आपसे पूछा, और एक चीज़ और दे रखी है कि ए और बी आपका अट्रैक्ट करते हैं, तो आपसे पूछा कि बी पर जो चार्ज होगा वो किस नेचर का होगा, ठीक है, ऐसा पूछा गया। तो आप क्या बताएंगे, आपने देखा कि भाई ए और बी अट्रैक्ट करते हैं, ए पे तो पॉजिटिव चार्ज है तो बी पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आंसर आपके पास गलत हो जाएगा। अट्रैक्शन के बेस पर कभी आंसर नहीं देते, आंसर देते हैं रिपल्शन के बेस पे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, इसको चेक करते हैं, क्योंकि अभी भी आप पढ़ के आए थे कि एक न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट की जा सकती है केन से मेथड से, इंडक्शन मेथड से। तो क्या पता ये एक न्यूट्रल बॉडी रही हो जिसको अट्रैक्ट किया जा रहा हो इंडक्शन मेथड से, इस पॉजिटिव को देख के इधर नेगेटिव आ गए और वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे भाई, इसको ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, अगर इंडक्शन की वजह से ये अट्रैक्ट हुआ हो तो इसको उसके पास भी ले जाके देखो। तो आप जब नेगेटिव चार्ज की वजह से जाएगा तो इंडक्शन, अगर ये न्यूट्रल होती तो इंडक्शन की वजह से इस पर इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता तो ये भी अट्रैक्ट करती। अगर ये बॉडी इसके पास जाने से भी अट्रैक्ट हो रही है, इसके पास जाने से भी अट्रैक्ट हो रही है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन मेथड से तो अपोजिट चार्ज आता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। चाहे यहाँ पॉजिटिव को देख के इधर नेगेटिव आया अट्रैक्ट कर गए, नेगेटिव को देख के पॉजिटिव आया अट्रैक्ट कर गए, तो अट्रैक्शन तो दोनों तरफ होएगी, तो आप बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। पर अगर ये इस पर नेगेटिव चार्ज होता, जो आपने स्टार्टिंग में आंसर दिया था, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो पहले ही बताया, उसके पास जाने से आप चेक करेंगे, अगर ये रिपेल कर रहे हैं तब आप बोल सकते हैं कि हाँ इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आपने रिपल्सन के बेस पे आंसर दिया है, तो आप बोलते हैं रिपल्सन श्योर टेस्ट है किसी चार्ज का नेचर जानने के लिए। इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल, कोई मटेरियल है आपके पास, ये मैग्नेट है या नहीं ये जानने के लिए भी रिपल्सन श्योर टेस्ट होता है, क्योंकि ये भी आपके पास आयरन जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो सेम क्वेश्चन दिया जा सकता है, एक मैग्नेट है आपके पास, एक और दूसरा सब्सटेंस है, एक और मैग्नेट है, ठीक है। आपको बोला कि ये और ये अट्रैक्ट करते हैं, ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है, इनके बीच का आपको पता है अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो बता दो ये किस टाइप का। तो अट्रैक्शन के बेस पे आप नहीं बोलेंगे कि भाई जैसे ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो इधर साउथ नॉर्थ होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। ये आयरन भी हो सकता है, कोबाल्ट भी, निकल भी, ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जो मैग्नेट नहीं होते, उनको भी तो अट्रैक्ट करता है ये आपके पास, है ना। तो रिपल अट्रैक्शन के बेस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उधर जाएगा, तो अगर मान लो ये आयरन होता तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों चीज़ें इसको अट्रैक्ट करेंगी, है ना। तो अगर तो आयरन अट्रैक्शन के बेस पे अट्रैक्शन तो दोनों कर रहा है। हाँ, अगर ये रिपेल होती, एक पोल लेके जाओ अट्रैक्ट हो रही है, दूसरा लेके जाओ तो रिपेल अगर हो रही है, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ ये भी एक मैग्नेट है, ठीक है। अदरवाइज ये अगर इससे भी अट्रैक्ट हो रही है, चाहे नॉर्थ ले जाओ चाहे साउथ ले जाओ, उधर भी अट्रैक्ट हो रही है, चाहे नॉर्थ ले जाओ चाहे साउथ ले जाओ, तो ये एक मैग्नेट नहीं है। तो रिपल्सन के बेस पे बताया ना आपने, तो रिपल्सन इज द शॉर्टेस्ट, जैसे उधर होता था वैसे ही रिपल्सन इधर भी शॉर्टेस्ट है, ये जानने के लिए कि कोई मटेरियल मैग्नेट है या नहीं। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमारे पास चल रही हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटीज़ और जाते हैं हम, और आगे चलते हैं, बिल्कुल वहीं से मैं रिलेट करता जा रहा हूँ आपका। ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे पास, अभी और आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर ये होता था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, और उसके रास्ते में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो आप बोलते थे पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, जिसका फॉर्मूला होता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है। तो आप बोलते थे कि कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है फील्ड में, तो उस पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, यही बोलते थे। अगर इसके में एक नेगेटिव चार्ज रखा हो तो नेगेटिव चार्ज पर फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, Q इंटू ई के बराबर। तो नेगेटिव चार्ज है तो उससे फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये आपने चार्जेज में पढ़ा हुआ है ना। सिमिलर वे यहाँ पर फॉलो होता है कि अगर कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और उसके अंदर एक मैग्नेट आपने रख दी, ठीक है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, ठीक है। तो वैसे समझ लेते हैं, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ जाता है, दोनों नहीं बना रहा है अभी, मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ जाता है, तो
नॉर्थ पोल कैसा बिहेव कर रहा था, नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने का। तो अगर नॉर्थ पोल आ गया तो इसका बिहेवियर भी फील्ड की डायरेक्शन में जाने का होगा। ठीक है, तो एक नॉर्थ पोल फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया गया तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में। फोर्स कैसा लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। अगर फील्ड के रास्ते में साउथ पोल आ गया, साउथ पोल कैसा बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज की तरह। नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर क्या था, फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में जाने का। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर साउथ पोल आ गया तो इस पर फोर्स लगेगा फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई भाई। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही सिमिलरिटी है। अच्छा देखो, फोर्स की वैल्यू भी ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर फोर्स क्या था आपके पास, Q इंटू ई। इधर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये आपके पास क्या होता है, देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। E की जगह तो आ गया B। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज होता था, यहाँ पर चार्ज की जगह आती है पोल स्ट्रेंथ M। पोल स्ट्रेंथ को भी बताएंगे। M अभी मैंने क्या लिखा है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को अभी डिफाइन करूंगा थोड़ी देर में। M क्या है, पोल स्ट्रेंथ। तो इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होता था तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, उधर चार्ज होता था तो इधर पोल स्ट्रेंथ है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि जो चार्ज का काम होता था उस साइड इलेक्ट्रोस्टैट में, वही काम यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ का है। जो उधर चार्ज का काम होता था वही काम इधर किसका है, पोल स्ट्रेंथ का। इतना हुआ, ठीक है। और आगे चलते हैं। पोल स्ट्रेंथ अभी डिफाइन कर दूंगा मैं आपको। एक्चुअली में पोल स्ट्रेंथ क्या है, कोई मैग्नेट कितनी स्ट्रेंथ से किसी आसपास रखने वाली मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है ना, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो एक बार और डिटेल में जाएंगे इसकी। अभी बस इतना समझो कि कोई मैग्नेट कितनी स्ट्रेंथ लगाती है अट्रैक्ट या रिपेल करने में आसपास की चीज़ों पर। ओके, ये सिमिलैरिटी समझ में आई। जो चार्ज का काम उधर होता था वो चार्ज यहाँ पर वो काम किसका, इधर पोल स्ट्रेंथ। मतलब जहाँ जहाँ चार्ज लिखा है वहाँ पे जहाँ जहाँ चार्ज होता था उसको पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस किया करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वहाँ पर आपने एक चार्ज Q की वजह से किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखा था। इफ़ यू रिमेंबर दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर, यही होता था। इन द सेम वे अगर यहाँ पर आपके पास कोई पोल रखा है m स्ट्रेंथ का, तो उससे अगर आप कुछ r डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहे, एक्चुअली में डिस्टेंस सेंटर से मेजर होता है इसमें, r डिस्टेंस दूरी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहे तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है k q अपॉन में q की जगह यहाँ पर कौन है, मैग्नेट वाले में q को कौन रिप्लेस कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ। तो सेम फॉर्मूला k m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। बस जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर k होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर k जो है मैग्नेट में कौन यूज होता है, कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर k बस वैसा है, वहाँ पर वो है, बस प्रोबेबिलिटी आपके पास सिमिलर है, वैसा ही है जैसे वो बिहेव कर रहा था वैसे ही ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। ऑलराइट, तो हमने कुछ प्रोबेबिलिटीज जो देख ली है वो एक बार समराइज कर रहा हूँ। वहाँ पे जो चार्ज का काम था, इधर आपके पास पोल स्ट्रेंथ का काम है। वहाँ पर आपके पास जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट होता था वो इधर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख रहे हैं। मतलब एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट से रिप्लेस करना है आपको, है ना, 1/म्यू नॉट से। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट है आपके पास। ओके, ऐसा कुछ चेंज आपको करना होगा। इसके अलावा उधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसको इधर मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। उधर आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स होता था, इधर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है। ओके, इधर आपके पास डाइपोल मोमेंट होता था, इधर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, चार्ज का हो गया आपके पास। और तो क्या रहेगा आपके पास, हाँ, जो उधर आपके पास पॉजिटिव चार्ज का काम होता था, इधर आपके पास नॉर्थ पोल का काम है। उधर जो आपके पास नेगेटिव चार्ज का काम होता था वो इधर साउथ पोल का काम है। उधर जो आपके पास टेस्ट चार्ज होता था, जिसको आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते थे, यहाँ पर आपके पास नॉर्थ पोल है टेस्ट चार्ज की जगह, और पोल स्ट्रेंथ 1 का। वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता था, यहाँ पर आपके पास नॉर्थ पोल होता है स्ट्रेंथ 1 का। ठीक है, ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के बीच में।
आप इन चीज़ों को अगर रिप्लेस करते चले जाते हैं तो सेम रिजल्ट आने लग जाते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक वाले में आए थे। जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट चार्ज से दिखाया और एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पर k⁴/r²। इसी तरीके से एक मैग्नेट से r डिस्टेंस दूरी पर k⁴/r²। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, जस्ट के जो है आपके पास कॉन्स्टेंट डिफरेंट है, मैग्नेट वाला और इलेक्ट्रिक वाला। जैसे वहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज से एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखा होता था, तो इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता था आपके पास चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी जिसकी डायरेक्शन होती थी आपकी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये याद है सबको, डाइपोल मोमेंट Q×2a। इन द सेम वे यहाँ पर अगर कोई मैग्नेट है आपके पास, इसके पास नॉर्थ और साउथ पोल है, ये इसका सेंटर है O। डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर होते थे, ध्यान देना, इसका भी सेंटर होता था इससे A। तो इसके सेंटर से L डिस्टेंस इधर ले लूँ, L डिस्टेंस इधर ले लूँ, मतलब कि कुल मिला के अगर मैं 2L डिस्टेंस ले लूँ, ध्यान देना ये 2L और 2A सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आता था, वरना आप और L भी ले सकते हो, D भी ले सकते हो, इज जस्ट फॉर द कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर ये भी एक डाइपोल बन रहा है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल्स है, तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको M से रिप्लेस करते हैं। M का जिक्र पहले भी हो चुका है, जो कि करंट इनटू एरिया होता था, जो रिंग वाले टॉपिक में आपके पास आया था। इसको एक बार फिर आएंगे लूप की वजह से, ओके। अभी फिलहाल दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला था P = चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज को कौन रिप्लेस कर रहा है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M इनटू में डिस्टेंस कितना है? 2L। यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला M×2A। वहाँ पर क्या होता था आपके पास? Q×2A। इसकी यूनिट होती थी आपके पास कूलम मीटर, डिस्टेंस ही तो है। यहाँ पर आपके पास इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये आपका उस करंट वाले फॉर्मूले से आया, आपने एम पढ़ा है करंट इनटू एरिया, तो इस वाले फॉर्मूले से आया है एम्पियर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट से आपके पास। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर ये यूनिट है तो यहाँ से हम अगर M की यूनिट निकालना चाहूँ, इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर है, तो M की निकालना चाहूँ तो क्या आएगी? इसकी तो है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इस L को नीचे ले जाऊँगा, वो होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो पोल स्ट्रेंथ की होती है एम्पियर मीटर। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ की होती है एम्पियर मीटर। तो जैसा वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था वैसा ही इधर मैग्नेटिक डाइपोल है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था वैसे ही आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है, जैसे उधर आपके पास चार्ज होता था, इस चार्ज के एक्सिस से जाने वाली लाइन को कौन सी लाइन बोलते थे? एक्सियल लाइन। और इस चार्ज के सेंटर से यहाँ पर ऊपर वाली लाइन जो परपेंडिकुलर इस पे होती थी, इसको कौन सी लाइन बोलते थे? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इन द सेम वे आपके पास यहाँ पर ये नॉर्थ है, मान लो ये साउथ है, तो वो जो लाइन इसके इस सेंटर से ऐसे पास होएगी इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, या इसको एक और नाम दिया गया है मैग्नेटिक एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके यूज होएगा मैग्नेटिक एक्सिस। जो लाइन इसके O पॉइंट से यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे पास होती है, ये यहाँ पर सिमिलर, वैसे जहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन होती थी वैसे ही ये भी आपके पास इक्वेटोरियल लाइन है। ओके, इक्वेटोरियल लाइन है परपेंडिकुलर, बिल्कुल सेम। जैसे यहाँ पर आप एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर भी एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। जैसे उधर इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, ऐसा ही यहाँ पर सेम वे पर इस लाइन पर क्या निकलता है आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आई? तो स्टेप्स बिल्कुल सेम है, पर ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस बार। आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो टॉपिक इस साल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो बस मैं जस्ट आपको एक बार थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कैसे किया होगा आपने। यहाँ पर कैसे करते थे? यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिख लेते थे जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, या ऐसा ही समझ लो नेगेटिव चार्ज से फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ, तो आप नेट लिखते थे, E1 - E2 उनकी वैल्यूज रखते थे और घटा पिटा के निकाल देते थे, है ना। इन द सेम वे यहाँ पर साउथ पोल एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ। तो आप जब नेट फील्ड लिखते थे तो ये आपके पास दोनों का वेक्टर सम होता था, जो कि क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाते, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देते। फिर आप इसको जस्ट उसी फॉर्मूले से लिखते थे कि एक पॉइंट चार्ज है ये, तो एक जैसे ये पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर आपको फोर्स निकालना आता था,
तो ये टोटल डिस्टेंस 2L है। यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस आपके पास R है, तो R डिस्टेंस दूरी पर वैसा ही फॉर्मूला लगा के आप लिख देते थे K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर, ऐसा होता था ना आपके पास। क्यू नहीं है यहाँ पर यहाँ पर कौन है, पोल स्ट्रेंथ। तो आप क्या लिखते थे, K इंटू पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, साउथ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनेगा R माइनस एल का स्केयर माइनस K इंटू एम डिवाइडेड बाई ये बनेगा R प्लस एल का स्केयर। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 2KM डिवाइडेड बाई R माइनस एल का R स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर आपके पास ये आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का आपके पास रहता था। फिर आप K को लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। फिर अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आएगा, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं, सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, करना नहीं है हमको ये, मैं लास्ट बस जस्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल लाइन पे, रिजल्ट मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यूज होएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला आता था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, अगर डाइपोल शॉर्ट है, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सियल लाइन पे आएगा, उससे उन सब चीज़ों का यूज करते हुए लिखते हैं 2 एज इट इज। डाइपोल मोमेंट P होता था तो इधर मैग्नेटिक मोमेंट है M, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को म्यू से लिखते हैं, म्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कौन यूज होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और R क्यूब एज इट इज। तो B एक्सियल का फॉर्मूला बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन में R क्यूब, बिल्कुल वही से लिखा है मैंने ये चीज़। तो ये होता था आपके पास एक्सियल लाइन का फॉर्मूला, ठीक है, जैसा उधर है बिल्कुल मैंने उसी को देखते हुए ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वहाँ पर इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट होता था P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। इसको देखते हुए मैग्नेटिक इक्वेटोरियल का नाम कैसे निकालते थे, इसको नेगेटिव चार्ज से फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव से बाहर की तरफ इनके कंपोनेंट बनाते थे, तो इस डायरेक्शन में आ जाता था, है ना। तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा दोनों, साउथ से आपके पास फील्ड अंदर की तरफ, नॉर्थ से आपके पास बाहर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे उधर किया था वैसे ही है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, P को किससे रिप्लेस करेंगे, M से, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से और R क्यूब, ठीक है। ये आपके पास इक्वेटोरियल का करना नहीं है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। फिर आप वहाँ पर प्रूव करते थे कि E एक्सियल बाई E इक्वेटोरियल आपके पास 2:1 होता है, तो यहाँ पर ऐसा ही B एक्सियल बाई B इक्वेटोरियल, इसको डिवाइड करेंगे तो 2:1 ही आने वाला है, ठीक है। मैं एक बार रिफिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी B एक्सियल बाई B इक्वेटोरियल आपके पास 2:1 आने वाला है, ओके। ये सब बस सिमिलैरिटी से कर रहे हैं हम, एक तरीके से सिमिट्री से यूज़ कर रहे हैं, सिमिट्री का यूज़ कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर आपके पास एक डाइपोल से किसी भी डिस्टेंस पर, मतलब कि किसी भी एंगल पर निकालते थे, तो वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर फॉर्मूला आता था, ये आता था आपके पास P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, अंदर आता था 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसका रूट, ठीक है, ऐसा आता था। यहाँ पर इसी तरीके से किसी भी मैग्नेट से आपके पास इसके सेंटर से आपके पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, किसी भी थीटा एंगल पर अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यूज़ किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, P को लिखा M डिस्टेंस को एज इट इज़ रहने दो, बाकी सब आपके पास ऐसा ही है, 3 कोस के थीटा प्लस 1। तो किसी भी एनी पॉइंट पर आपके पास निकालने का फॉर्मूला वही है। किसी भी चीज़ की इनमें से डेरिवेशन आपके पास सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैं आपको करा रहा हूँ कि अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। फिर वहाँ पर अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो सिलेबस में है, तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है जैसा उधर था। वहाँ पर क्या था, आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया जाता था तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता था, है ना। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखूँगा मैं, एक डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को रखूँगा, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और ये टॉपिक सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है आपके पास डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड या टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आज उस साइड इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जब उधर जाते हैं तो ये लाइट का कुछ फोकस, कैमरे का फोकस कुछ चेंज होता है, तो बार बार चेंज ही होता रहता है, इसलिए वहाँ नहीं लिख रहा हूँ। चलो देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर है जैसा उधर किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है, रिजल्ट भी वैसा ही निकल के आएगा। ठीक है, आप रिजल्ट पहले ही बता सकते हैं। देखो वहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आता था P क्रॉस E, तो इसको देखते हुए यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आएगा M क्रॉस B। रिजल्ट भी सेम आ रहा है और मेथड भी सेम है, देखते करते हैं। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ आपके पास इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इसमें कुछ एंगल पर हमने क्या ले ली, एक मैग्नेट ले ली। ठीक है, ये मैग्नेट ले ली कुछ एंगल पर। ये मान लो सपोज करो इसका नॉर्थ पोल है, या मान लो इसको साउथ पोल है, और ये मान लिया आपके पास नॉर्थ पोल है। ठीक है, ऐसे रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उस डायरेक्शन में B के बराबर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो आप बोलेंगे एक नॉर्थ पोल, जैसे नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज पर जैसे आपके पास फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में, इसी तरीके से नॉर्थ पोल पर भी फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसी तरीके से जो आपके पास इधर साउथ पोल है, साउथ पोल पर फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। फोर्स की वैल्यू भी बताई थी M इंटू B के बराबर, यहाँ पर भी कितना लगेगा M इंटू B के बराबर, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, पोल स्ट्रेंथ एक जैसी होती है आपके पास दोनों पोलों की। ठीक है, अगर आप इस पे बोले कि नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स आप बोलेंगे MB की डायरेक्शन उस तरफ है और एक तरफ इस तरफ है, तो एक उस साइड एक इस साइड, तो नेट फोर्स तो है आपके पास MB माइनस MB 0, पर क्योंकि इनका जो एक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये अलग अलग है, तो आपके पास एक पर उधर फोर्स लग रहा है, एक पर इधर फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। रोटेट करती है कोई चीज़ तो वहाँ पर टॉर्क आता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इजिकल टू फोर्स तो पता है MB है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टेढ़ा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस लाइन को सीधा सीधा यहाँ लाएंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये है। ठीक है, इसका नाम दे लेते हैं जैसे PQR। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, PQ आपको चाहिए। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड से डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, कहीं भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, PQ। हाइपोटेन्यूज कौन है, इस मैग्नेट की लेंथ, जो कि आप 2L के बराबर लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, इसको 2L के बराबर लिया। यहाँ से PQ आ गया आपके पास 2L साइन थीटा, इसको इस इक्वेशन में ले जाके रखेंगे तो टॉर्क आपके पास आएगा MB इंटू 2L साइन थीटा। फिर आप बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू में 2L, तो इसको आप M से रिप्लेस कर देंगे, ये आएगा MB साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा M क्रॉस B। ठीक है, फिर आप यहाँ पर वही सब केसेस करेंगे, वो केसेस मैं आपको बता देता हूँ, जैसा उधर होता था बिल्कुल वैसे वैसे ही आपके पास यहाँ पर भी केसेस हैं कि अगर आपके पास थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, जिस तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, या तो मैग्नेट आपके पास उसी की डायरेक्शन में रखी हुई है, या फिर आपके पास मैग्नेटिक जो ये मैग्नेट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लिखी हुई है। क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन तो साउथ से नॉर्थ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है। तो दोनों केसेस में या तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, या फिर आपके पास 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये वाला केस कर रहा हूँ जब मैग्नेट पहले से ही फील्ड की डायरेक्शन में रखी है। तो थीटा 0 या 180 रखेंगे तो टॉर्क साइन 0 या 180 0 होता है, तो टॉर्क 0 लगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर ही था। अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, और आपके पास मैग्नेट इस तरफ है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस टाइम पे टॉर्क आपके पास मैक्सिमम लगने वाला है, क्योंकि साइन 90 आपके पास 1 होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि टॉर्क लग रहा है तो आपके पास बॉडी रुकेगी नहीं, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है,
स्टेबल जब तक नहीं होएगा। तो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आता है आपके पास कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है, डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में लाना। ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है, डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में लाना, क्योंकि वही स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब उसी की डायरेक्शन में पहले से ही डाइपोल रखा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, अदरवाइज उस पर टॉर्क लगता है। फोर्स मतलब टॉर्क की बात कर रहे हैं, कोई टॉर्क नहीं लगता अगर पहले से ही फील्ड की डायरेक्शन में है, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा फिरा के अपनी डायरेक्शन में लेके आएगा। इसका मतलब एक मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो वो घूम फिर के फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है, किसी एंगल पे रखी है तो तब तक रुकेगी नहीं जब तक उसकी डायरेक्शन में नहीं आ जाती। ओके, ये था आपके पास टो क्रॉस एम क्रॉस बी, जो कि इसका क्या आया है आपके पास, टॉर्क जो इस पर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक भी बिल्कुल सिमिलर है जो जैसा वहाँ पर था, इसकी एनर्जी निकालना। एनर्जी निकालने के लिए बिल्कुल फिर से वही मेथड फॉलो करते हैं। देखिए अभी आपने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, अगर मान लो कोई डाइपोल आपके पास फील्ड की ही डायरेक्शन में रखा है, ऐसा नॉर्थ और साउथ फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल है, आराम से स्टेबल है, स्टेबल कंडीशन है आपके पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है, इसको अपनी ही डायरेक्शन में रखना। अगर आप इसको इसकी डायरेक्शन से हिलाना चाह रहे हो, मान लो या तो कुछ एंगल इधर ले जाना चाह रहे हो या कुछ एंगल इस साइड ले जाना चाह रहे हो, तो जैसे ही आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहेंगे, तो जो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या चाहेगा, इसको वापस लाना। आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं किसी थीटा एंगल से, मैग्नेटिक फील्ड इसको वापस लाना चाह रहा है तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि आप दूर ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वापस ला रहा है, आप दूर ले जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड वापस ला रहा है, तो ये कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला आप सभी को पता है। मान लो मैं इसको किसी डी थीटा एंगल से रोटेट करना चाह रहा हूँ, स्मॉल से डी थीटा एंगल से, तो आपको कुछ स्मॉल सा वर्क डन करना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होगा टॉर्क इनटू डी थीटा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर फोर्स ही आपने यूज़ किया है। फिर आप बोलेंगे टॉर्क का फॉर्मूला तो मैं निकाल चुका हूँ, ये होता है आपके पास एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ये आ गया आपके पास स्मॉल सा वर्क डन। हाँ, अगर मेरे को किसी लार्ज एंगल से रिप्लेस करना हो तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं कर दूंगा इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल वैसा ही है जैसा उधर होता था। मान लो मेरे को θ1 से θ2 एंगल रोटेट करना है तो इसका जस्ट इंटीग्रेशन होएगा तो नेट वर्क डन आपके पास आ जाएगा। एम बी साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा कोस θ2 माइनस का कोस θ1। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी अगर आप उसको θ1 से θ2 एंगल पर रोटेट करना चाह रहे हो। इसमें डिफरेंट केसेस आपको दे सकते हैं, 0 से 90, कुछ भी 0 से 60, 30 से 60, जितना भी वो रोटेट कराना चाह रहे हो, θ1 θ2 को उससे रिप्लेस करो। ये बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये आप करके आए हैं वहाँ से, ठीक है। ये थी इसकी एनर्जी जो आप करके आए हुए हैं, ठीक है। ओके, जैसे अगर एक आपसे छोटा सा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपके पास एक मैग्नेट रखी है, ठीक है, मैग्नेट रखी है, और ये आपके पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसा है। यहाँ पर भी एक मैग्नेट रखी है, ये आपके पास इधर लगा लेता हूँ मैं, मान लो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे रखी है। ये आपके पास ओरिजिन पर एक आपके पास कंपास नीडल रखी हुई है, ठीक है, ऐसे कंपास नीडल मान लो रखी हुई है। तो आपसे पूछा कि जब ये मैग्नेट यहाँ पर इससे कुछ डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो आर डिस्टेंस, जब ये मैग्नेट आपके पास आर डिस्टेंस दोनों एक जैसी रखी है, सेम पोल स्ट्रेंथ की रखी है, तो ये कंपास नीडल किधर मुड़ेगी? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कंपास नीडल उस तरफ मुड़ती है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप बोलेंगे इसकी तो ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पर फील्ड लगेगा, क्योंकि नॉर्थ से फील्ड बाहर निकलता है तो इस तरफ। एक्सियल लाइन पर फील्ड की वैल्यू आपको पता है किसी मैग्नेट की वजह से, और वो कितना होता है आपके पास 2m, लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्सियल लाइन पर फील्ड होता है आपके पास μ0/4π 2m में r3। अभी भी बताया था, ये बिल्कुल उसी से रिप्लेस किया है जैसे आपका इलेक्ट्रिक में होता था। यहाँ पर भी उतना ही होएगा आपके पास μ0/4π 2m में r3। ओके,
नॉर्थ से बाहर निकलेगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, तो आप बोलेंगे दो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट आपका क्योंकि बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपके पास सेम है, तो जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो रिजल्टेंट डायगोनल के अलोंग बिल्कुल सेंटर पर आता है, और रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स μ0/4 2m में r3। आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्केयर सेकंड वेक्टर का स्केयर, तो आंसर यही आएगा √2 टाइम्स, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 तो 0 ही हो जाएगा, और ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो इस तरीके से कंपास नीडल 45 डिग्री के एंगल से इस साइड मुड़ जाएगी आपके पास, है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आई। इसकी जगह रिंग दे सकते हैं, वायर दे सकते हैं, सबका मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको सीखा है, आपने आ रखा है, आपको आता है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट दो टॉपिक क्लासिकल मैग्नेटिज्म से। ओके